रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज के डिस्कशन के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो एनिमल क्लासिफिकेशन होगा। तो भाई आपकी बुक लिखती है कि अगर मेनली बात की जाए एनिमल की क्लासिफिकेशन की, तो हमने जो बेस ली है वो एवोल्यूशन ली है। यानी कि मेनली एनिमल को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एवोल्यूशन। अच्छा भाई, क्या मतलब है एवोल्यूशन से? एवोल्यूशन से क्या मुराद है? एवोल्यूशन से मुराद होता है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो स्लोली स्लोली डेवलपमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे जो स्लोली या आहिस्ता आहिस्ता से जो मुराद है वो ये है कि फॉर सपोज करो आप रोज सुबह शीशे में उठ के जब खुद को देखते हो, ये आपका एक खूबसूरत चेहरा है और आप साइड पोज बना के खड़े हुए हैं और ये आपकी जुल्फ़ें हैं, ठीक है, हसीन सी आप लोगों की ये जुल्फ़ें हैं। अब आप मिरर में रोज़ अपने आप को सुबह देखते हो और देखते के साथ अपनी जुल्फ़ों को सेट भी कर रहे होते हो, अच्छे तरीके से बना रहे होते हो। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको कभी ऐसा लगा कि कल मैं कुछ और दिख रहा था या आज मैं कुछ और दिख रहा हूँ? या मेरे चेहरे के अंदर, मेरे फेस के अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है, आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ? आपको कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होगा, ऑल्दो रियल के अंदर आप चेंज हो रहे हो, आपके अंदर एवोल्यूशन आ रही है, लेकिन वो एवोल्यूशन इतनी स्लो होती है कि हम रोज़ अगर खुद को देखें ना रोज़, फिर भी हमें फ़ील नहीं होगा। आज के बाद आप ऑब्ज़र्वेशन भले स्टार्ट कर दो, तो यहाँ पे जो स्लोली से मुराद है ना वो ये है कि ये इतनी स्लो है कि आप अपनी अगर बात करो तो आपको फ़ील ही नहीं होता कि मैं रोज़ क्या हो रहा हूँ, चेंज हो रहा हूँ या हो रही हूँ। सही है बच्चा? ओके। ये कहता है कि जब हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम हुआ करते थे, तो उस वक़्त मल्टी सेल्युलर को मल्टी सेल्युलर नहीं कहा जाता था, उनको मेटाज़ोआन कहा जाता था और जो यूनिसेल्युलर या वन सेल्ड जो हुआ करते थे, उनको प्रोटोज़ोआ कहा जाता था, सही है? फिर हमारे पास जैसे 2 किंगडम सिस्टम खत्म हुए, तो हम 5 किंगडम का सिस्टम लाए और इस किंगडम के अंदर हमने क्या किया, जितने भी प्रोटोज़ोआन थे, यानी कि यूनिसेल्युलर, यूकार्योट जो भी थे, उनको उठा के हमने किसके अंदर रख दिया? किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर। और जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने किसके अंदर रख दिया? किंगडम एनिमलिया के अंदर। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट मिल गई कि दिस किंगडम ओनली कंसिस्ट ऑफ द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इस किंगडम के अंदर आपको सिर्फ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, यहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। ओके। ये कहता है कि आज के मॉडर्न दौर के अंदर अगर आप एनिमल को डिफाइन करो, तो आप एनिमल को कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप एनिमल को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि फॉर सपोज करो ये हमारे पास एक मेल गैमेट है जिसे हम स्पर्म कहते हैं। सही है बच्चा? ये हमारे पास एक फीमेल गैमेट है जिसे हम ओवम कहते हैं। अब आपको पता है कि ये दोनों गैमेट अगर आपस में मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर का नाम हम क्या रखते हैं? ज़ाइगोट रखते हैं। और आपको पता है ये ज़ाइगोट हमारे पास क्या है? एक डिप्लॉइड सेल है और डिप्लॉइड का मतलब मैंने बताया था जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कंप्लीट हो। हैप्लॉइड मीन जिसके अंदर हाफ, डिप्लॉइड मीन जिसके अंदर कंप्लीट, पिछली वीडियो के अंदर बताया था। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या होना चाहिए? ये हेटेरोट्रॉफ होना चाहिए। हेटेरोट्रॉफ भी कौन सा होना चाहिए? इंजेस्टिव होना चाहिए। मीन्स अगर ये खाना पड़ा हुआ है तो खाने को माउथ के जरिए अपनी बॉडी के अंदर ये इनटेक करे तो इसको इंजेक्शन कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर ये मल्टी सेल्युलर हो और मल्टी सेल्युलर के साथ साथ अगर ये यूकार्योटिक हो, तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को आपकी बुक किसका नाम देती है? एनिमल का नाम देती है। सही है बच्चा? मुझे उम्मीद है कि डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। तो ये कहता है कि जो यूकार्योटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, हेटेरोट्रॉफिक हो, इंजेस्टिव मोड का हो और वो ज़ाइगोट से बना हो, जो कि ज़ाइगोट डिप्लॉइड होता है और 2 हैप्लॉइड गैमेट्स का बना हुआ हो, यानी स्पर्म एंड ओवम का बना हुआ हो। सही है बच्चा? ओके। ये कहता है कि इस किंगडम के अंदर यू विल फाइंड 33 फाइला। इस किंगडम के अंदर टोटल हमारे पास 33 फाइला होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ 9 ऐसे मेजर फाइला हैं जिनके ऊपर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई और हम भी उन्हीं के ऊपर अपना क्या रखेंगे? फोकस रखेंगे। अच्छा, अब अगर हम सिस्टमिक तरीके से एनिमल को क्लासिफाई करें या टेक्सोनॉमी के लेवल पे हम उसको क्लासिफाई करें, तो आप समझते हो ना टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसकी क्लास में रखना, उसके ग्रुप में रखना, उसके अंदर सिमिलरिटीज देके, डिससिमिलरिटीज देके, उसके कैरेक्टर देके, उसकी एक्सप्रेशन देके, तो ये टेक्सोनॉमी कहलाता है। आप 9th मैट्रिक में पढ़ते हो, या ये सिस्टमैटिक्स कहलाता है। अच्छा, टेक्सोनॉमी की बुनियाद पे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। जो पहली क्लास है दैट इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आप समझते हो, मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उसकी फिजिकल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के आप उसको क्लासिफाई करते हो। जो सेकंड चीज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज द इंटरनल आर्किटेक्चर। मीन्स कि उसकी आप अंदर की बनावट देख के, अंदर का स्ट्रक्चर देख के, अंदर की बनावट से क्या मुराद है? अब ये कोई ऑर्गेनिज्म से आपने देखना है कि इंटरनली ये यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। अब भाई ये कोई ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आपने देखना है कि इसके अंदर कौन सा ऑर्गन मौजूद है, कौन सा ऑर्गन मौजूद नहीं है। अब ये कोई ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आपने देखना है
कि इसके अंदर कौन सा ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है, इंटरनल आर्किटेक्चर। देखो मैंने लिख भी दिया है आप लोगों की आसानी के लिए, इंटरनल आर्किटेक्चर इंक्लूड्स, इसमें इंटरनल ऑर्गन या इंटरनल सिस्टम आ जाते हैं, आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, इनके ऊपर हमारी डिटेल डिस्कस भी होगी। अच्छा, सिमेट्री आ जाती है, सिमेट्री कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी शेप होती है उसको सिमेट्री कहा जाता है। ये दो किस्मों की होती है, रेडियल एंड बायलैटरल, इंशाल्लाह इसको भी डिटेल में देखेंगे। और दूसरा ये होता है कि जब जायगोट से डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि एम्ब्रियो फीटस ये बेबी बन रहा होता है, तो उस वक्त एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं सीलोम, और एक और स्ट्रक्चर बन रहा होता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो आप सीलोम की बुनियाद पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो, आप ब्लास्टोपोर की बुनियाद पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हो। वो अलग बात है कि अभी तक ना तो आपको सीलोम का पता है ना तो आपको ब्लास्टोपोर का पता है, हम जानना भी नहीं चाहते, जब इसकी डिटेल देखेंगे तो हम जान लेंगे, ये आगे चीजें आएंगी। तो ये चार वो क्राइटेरिया हैं जिनकी बुनियाद पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो। हमारी आज की इस डिस्कशन के अंदर जिसको मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ वो है ब्लास्टोपोर। मैं आपको ब्लास्टोपोर की बुनियाद पे एनिमल आखिर में क्लासिफाई करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि एनिमल क्लासिफाई होते हैं या नहीं होते ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पैटर्न थोड़ा सा टच करना पड़ेगा। बाकी इसकी जितनी डिटेल है ना वो चैप्टर नंबर 5 इंटर के अंदर मौजूद है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सरफेस एक आइडिया दूंगा कि ये होता है, इस स्टेज से एक जाइगोट पूरा गुजर के आपको क्या बना के देता है। फिर हम आ जाएंगे अपने काम की चीज पे जो क्या है ब्लास्टोपोर है। आओ स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंटल पैटर्न को। तो ये कहता है कि भाई दुनिया के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएगा वो अपनी लाइफ का स्टार्ट करेगा एक सिंगल डिप्लॉयड सेल से, और उस डिप्लॉयड सेल का नाम क्या है, जाइगोट है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है जो कि मेल एंड फीमेल के गैमेट्स की फ्यूजन से बनता है, और जो भी एनिमल होगा वो अपनी लाइफ स्टार्ट करेगा इस सिंगल सेल से। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अभी आसान लग रहा है, जब आपकी टेस्ट में आएगा तो यही सवाल आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। इस इमेज के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो स्पर्म एंड ओवम है, दोनों फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, फिर इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हुई, फिर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर फेटस, इस तरह से बेबी बनेगा, फिर एडल्ट, और इस तरह से ये कहानी जो है चलती जाएगी। हम इसको डिटेल में देखते हैं, लेकिन हल्की फुल्की डिटेल टच करेंगे, जो डीप डिटेल है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो भाई देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले मैं आपको आइडिया दे दूं, फिर हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं ना, आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। बेटा देखो, ये हमारे पास एक जाइगोट है जो कि डिप्लॉयड सेल है, सही है, ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई। ये हमारे पास एक जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर आप करवाओगे माइटोसिस, ठीक है। अब आपको पता है माइटोसिस एक सेल डिवीजन की टाइप है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड डिप्लॉयड सारी बातें मैं बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। तो ये जाइगोट है, इसके अंदर जब माइटोसिस होगी तो इससे बनेंगे 2 सेल, ठीक है, ये बन गए हमारे पास 2 सेल। फिर इसके अंदर दोबारा माइटोसिस होगी, फिर इससे बन जाएंगे टोटल 4 सेल। फिर इनके अंदर दोबारा माइटोसिस होगी, फिर इनसे इस तरह से सेल बनते जाएंगे और पूरा का पूरा एक सेलों का क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, सेम इस तरीके से। तो ये कहता है कि जब जाइगोट के अंदर ये माइटोसिस का प्रोसेस शुरू हुआ और ये जब बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था, ये डिवीजन जब हो रही थी, इसको साइंस की जबान में कहा जाता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है कि जब जाइगोट के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस हो और ये जाइगोट डिवाइड होने लग जाए, 2 सेल बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, और पूरा का पूरा एक सेलों का पूरा बॉल बना ले, मास बना ले। इस मास वाले स्टेज में इस वक्त इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मॉर्यूला। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है मॉर्यूला, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले क्लीवेज है। मैंने आपको क्या बताया, क्लीवेज का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जाइगोट। जाइगोट के अंदर ये जो माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि क्लीवेज के नतीजे में एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है सेलों का, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉर्यूला कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बार बार जाइगोट डिवाइड हुआ है और इस तरह से पूरा का पूरा मास बन गया है, इसको हम मॉर्यूला कहते हैं। अच्छा, मॉर्यूला इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रूट के साथ रिसेंबल करता है। गरीब अवाम कभी ये फ्रूट खाया है, इसको मलबरी कहा जाता है, जिसे हम उर्दू में शातूत कहते हैं। तो ये फ्रूट इसके साथ रिसेंबल करता है, तो लिहाजा इसका नाम हमने क्या रख दिया, मॉर्यूला रख दिया। ये बहुत एक छोटा सा स्टेज है, बहुत छोटा सा स्टेज, थोड़ी देर के लिए बनता है, फिर उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाता है अपने अगले स्टेज के अंदर, जिसका नाम क्या है, ब्लास्टुला है। तो इस थ्योरी को तो बाद में पढ़ते हैं, पहले इस इमेज से मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, ये मॉर्यूला है। अब ये मॉर्यूला जैसे बनता है उसी के दौरान क्या होगा कि इस मॉर्यूला के बाद कुछ सेल ऊपर जाने लगेंगे, सही है, कुछ सेल कहाँ जाने लगेंगे, ऊपर की साइड, और कुछ सेल कहाँ जाने लगेंगे, नीचे की साइड, और बीच में बन जाएगी एक अदद कैविटी। इस इमेज के अंदर आप देखो कि
पूरे कुछ कंप्लीट सेल ऊपर चले गए हैं और पूरे कुछ कंप्लीट सेल कहाँ चले गए, नीचे, और बीच में बन गई है एक अदद कैविटी। अब ये कहता है कि वो सेल जो ऊपर की तरफ गए उनको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, वो सेल जो कि नीचे की तरफ गए उनको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट, और ये जो बीच में कैविटी बनी इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। समझ आ गई बात। ये कहता है कि जिससे मोरुला बनेगा तो उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल हैं ये दो लेयर्स के अंदर टूट जाएंगे। कुछ सेल ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके लेयर बनाएंगे, उसको एपीब्लास्ट कहेंगे। कुछ सेल नीचे जाएंगे, नीचे जाके एक लेयर बनाएंगे, उसको हाइपोब्लास्ट कहेंगे। उनके बीच में एक अदद कैविटी बनेगी, उस कैविटी का नाम हम क्या रखेंगे, ब्लास्टोसील। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमारा जो अगला स्टेप है दैट इज द गैस्ट्रुलेशन। अब होगा क्या, ये जो आप लोगों ने देखा कि कुछ सेल ऊपर एपीब्लास्ट वाले थे और कुछ सेल नीचे हाइपोब्लास्ट वाले थे, सही है, और बीच में हमारे पास ये ब्लास्टोसील कैविटी थी। अब होगा क्या, ये जितने भी सेल हैं ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे, यानी कि कुछ सेल यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, कुछ यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सिग्नल देगा, ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिटेल में लिखी हुई हैं। तो जब मैं उसकी वीडियो अपलोड करूं, अगर आपको जल्दी है तो आप वहां जाके देख सकते हो, वरना सिर्फ बस बेसिक लेवल पे आप इसको समझो कि ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के सेल माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे। माइग्रेट करने के बाद ये बिल्कुल 3 लेयर बनाएंगे, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। इन 3 लेयर्स को कहा जाता है जर्मिनल लेयर्स, ठीक है। ये जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको एक्टोड्रम कहते हैं, ये जो हमारी बीच वाली लेयर है इसे मीजोड्रम कहते हैं, और ये जो हमारी बिल्कुल अंदर वाली लेयर होगी इसको हम क्या कहेंगे, एंडोड्रम कहेंगे। अब ये जो 3 लेयर हैं इन तीनों लेयर को मिला के कहा जाता है जर्मिनल लेयर, और जिस स्टेज के अंदर ये जर्मिनल लेयर बनती हैं उस स्टेज को आप गैस्ट्रुलेशन कहते हो। फिर क्या होगा, फ्यूचर में ये जो एक्टोड्रम है ये आपको मुख्तलिफ ऑर्गन बना के देगी, मीजोड्रम मुख्तलिफ ऑर्गन बना के देगी, एंडोड्रम आपको मुख्तलिफ ऑर्गन बना के देगी। कौन से बना के देगी, कैसे बना के देगी बेटा, उसके लिए तो फिर डिटेल है, अब इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि आफ्टर ब्लास्टुला स्टेज सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट फॉर्म 3 लेयर्स। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के सेल ऊपर नीचे एक दूसरे को अरेंज करके 3 लेयर्स बनाएंगे। उन 3 लेयर्स का नाम जर्मिनल लेयर्स है। उस स्टेज को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रुलेशन। वो भाई कौन कौन सी 3 लेयर हैं, तो एक एक्टोड्रम है बिल्कुल बाहर वाली, एक बीच वाली मीजोड्रम, और जो लास्ट हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, एंडोड्रम। अब फ्यूचर में क्या होगा, ये तीनों लेयर मुख्तलिफ किस्मों के ऑर्गन बनाएंगी, वो ऑर्गन मिलके पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, फिर ऑर्गेनाइजम्स पूरा का पूरा आपका बन जाएगा। सही है बच्चा। अच्छा, ये कहता है कि इस स्टेज में जब ये 3 लेयर बन रही होती हैं तो एक छोटी सी ओपनिंग भी डेवलप होती है। इस तरह से एक छोटी सी ओपनिंग डेवलप होती है, इस ओपनिंग का नाम है ब्लास्टोपोर। सही है। अब हमारी बात जो क्लासिफिकेशन वाली है वो होगी यहाँ से शुरू, तो आओ देख लेते हैं। ये कहता है कि इन गैस्ट्रुला स्टेज, जब गैस्ट्रुला स्टेज बन रहा होता है, हो रहा होता है, तो एक छोटी सी ओपनिंग डेवलप होती है। उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोपोर। मैं इस इमेज के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये ब्लास्टोसील है, यानी कि ब्लास्टुला स्टेज है हमारे पास। अब इसने अपने आप को रीअरेंज करना शुरू कर दिया है। आर्केंटीरोन का मतलब होता है कि जो आपको आगे चल के डाइजेस्टिव सिस्टम बना के दे, उसको आर्केंटीरोन कहा जाता है। बहरहाल छोड़ दो उसको, सामने आ गया तो मैंने बता दिया। अब गैस्ट्रुला के अंदर देखो ये एक्टोड्रम बनी, ये एंडोड्रम बनी, ये फिर मीजोड्रम बनी, और यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग बनी है। ये ओपनिंग आपको नजर आ रही होगी, इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोपोर। अब आपको पता है कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें ये ओपनिंग पहले बनाएगी माउथ, कुछ एनिमल ऐसे, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें पहले ओपनिंग ये क्या बनाएगी, एनस बनाएगी। अच्छा, ये जो ब्लास्टोपोर है कुछ एनिमल में पहले माउथ बनाएगी फिर उसके बाद एनस बनाएगी, और कुछ एनिमल में पहले एनस बनाएगी फिर माउथ बनाएगी। अब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, हमारे अंदर आपको पता है पहले एनस बनता है, पहले माउथ नहीं बनता। क्यों पहले माउथ नहीं बनता, खैर इसकी कहानी तो बड़ी है, लेकिन मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। क्योंकि हमारी जितनी भी फीडिंग हो रही होती है ना, वो तो मदर से हो रही होती है। वो जो कनेक्शन होता है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा कहते हो, हमें तो खाना वगैरह सब कुछ वहां से मिल रहा होता है, तो उस वक्त हमें माउथ की जरूरत नहीं होती, हमें उस वक्त एनस की जरूरत होती है ना, हमारी जो फाइनल लास्ट ओपनिंग है उसकी जरूरत होती है। तो ये कहता है कि अगर ब्लास्टोपोर पहले माउथ में डेवलप होगा तो उन एनिमल को कुछ और कहा जाएगा, अगर ब्लास्टोपोर पहले एनस में डेवलप होगा तो उन एनिमल को कुछ और कहा जाएगा। तो आओ हम देख लेते हैं। ये कहता है कि इन सम एनिमल्स ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें पहले ये माउथ में डेवलप होगा फिर उसके बाद क्या बनाएगा, एनस बनाएगा। सही है। और हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें पहले ये ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, एनस बनाएगा, फिर बाद में क्या बनाएगा, माउथ बनाएगा। सही है। अच्छा, ये कहता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें पहले ये बनाएगा माउथ, ब्लास्टोपोर ओपनिंग पहले क्या बनाएगी,
माउथ बनाएगी उनको कहा जाता है प्रोटोस्टोम्स। ये बहुत बार पूछा गया है, आपके बोर्ड के पेपरों में भी ये सवाल आ जाता है। ये कहता है कि वो एनिमल जिसमें ब्लास्टोपोर किसमें डेवलप होगा, माउथ में, फिर बाद में जाके क्या बनाएगा, एनस, ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टोम्स। अच्छा, इस कैटेगरी के अंदर एक आपका फाइलम एनिलिडा आ जाता है, दूसरा फाइलम मॉलस्का और एक फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये 3 फाइलम ऐसे हैं जिनके अंदर पहले माउथ बनता है और फिर उसके बाद क्या बनता है, एनस बनता है। ये बात आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि ये सारे के सारे बेचारे अंडे देते हैं, इनका मदर की बॉडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, तो लिहाजा इनके अंदर पहले माउथ बनता है फिर बाद में क्या बनता है, एनस बनता है। खैर ये कहानियां बड़ी हैं, इनको आप छोड़ दो। अच्छा, दूसरे हमारे पास वो हैं जिनको ड्यूटेरोस्टोम्स कहा जाता है। भाई ड्यूटेरोस्टोम्स वो होंगे जिसमें ब्लास्टोपोर पहले क्या बनाएगा, एनस, और बाद में क्या बनाएगा, माउथ। और इस कैटेगरी में हम आ जाते हैं, हम ह्यूमन बीइंग इस कैटेगरी में आते हैं। फाइलम कोडेटा, हमारा जो फाइलम है वो कोडेटा है। अच्छा, ये फाइलम में डिटेल में डिस्कस करूंगा, कहीं आपको सर बता के भाग गए एग्जाम देंगे, तो हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे नोट में कहता है, अब लाजमी नहीं है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें पहले बनाया गया माउथ तो बाद में क्या बनाया जाए, माउथ के बाद में एनस भी बनाया जाए। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें होता ही सिर्फ माउथ है, जिनके अंदर एनस होता ही नहीं है। मैं आपको आसान मिसाल दूं, आसान मिसाल में देता हूं हाइड्रा की। अब हाइड्रा के अंदर सिर्फ आपको पता है माउथ होता है, ये पानी में रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर सिर्फ माउथ होगा, कोई एनस नहीं होगा। तो लाजमी नहीं है कि जिनके अंदर पहले माउथ बने तो उनके अंदर बाद में एनस भी बने, लेकिन शर्त हमारी ये है कि जिनमें पहले माउथ बनेगा वो प्रोटोस्टोम्स, और जिनमें पहले एनस बनेगा वो हमारे पास क्या होंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स। ये शर्त आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये कहता है कि अब हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो 2 किस्मों के हो गए ना, एक वो हुआ जिसमें माउथ और एनस दोनों हैं, और एक वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, माउथ, जैसे हाइड्रा का डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये कहता है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग होगी जिसे हम माउथ कहते हैं, तो उसको ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाएगा एंट्रॉन, आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरा इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और तीसरा इसको कहा जाता है सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। बस आप ये याद रखो, इनको छोड़ दो, ये न्यूट्रिशन के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, और ये कहता है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 ओपनिंग होंगी, यानी माउथ भी होगा और यानी कि गट एनस भी होगा, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं, गट, या इसका दूसरा नाम है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका तीसरा नाम है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तीनों इसके क्या है, नाम है। तो देखो, हमारा काम था क्लासिफिकेशन करना एनिमल की, तो हमने एनिमल की क्लासिफिकेशन की या नहीं की। अगर मैं कहूं कि आपने फाइलम कोडेटा और फाइलम इकाइनोडर्मेटा को अलग रखा है, किस बुनियाद के ऊपर, तो एक बेस मुझे आप ये भी बता सकते हो ना कि सर ये सारे के सारे ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, यानी इनमें पहले एनस बनता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने भाई फाइलम एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा को अलग क्यों रखा है, तो आप एक रीजन मुझे ये भी बता सकते हो ना कि सर इनमें ये प्रोटोस्टोम्स हैं, पहले माउथ बनाते हैं फिर एनस बनाते हैं। तो यानी कि हमारा काम था क्लासिफिकेशन करना, और हमने देखो क्लासिफिकेशन कर ली। मुझे उम्मीद है कि आज का सारा टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। तो हर बार की तरह ये दरवाज़ा आप लोगों के सामने मैंने खोल के रखा है, तो जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।